नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। और ठोसों में अपन ने ठोसों के गुण, ठोसों में ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इन सब के बारे में जानकारी ली अपन ने, थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया। इसके अलावा ठोसों की जो प्रकृति होती है, जैसे मान लो विषम देशिकता है, समदेशिकता है, जिसको अपन आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी वर्ड से निरूपित करते हैं। ऐसे अपन अब नेक्स्ट चलते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। फिर अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी के नियम, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करें क्रिस्टलोग्राफी की। क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? तो क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टल से बना है। क्रिस्टल क्या होते हैं? ठोस पदार्थ। जो ठोस होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उनको क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह ब्रांच, शाखा, जिसमें क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल के गुण व क्रिस्टलों की ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। सिंपल। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल के गुण व क्रिस्टल की ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। अब क्रिस्टलोग्राफी के नियम दिए गए, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी जिसको अपन कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी के नियम। और क्रिस्टलोग्राफी के मुख्यतया 3 नियम है, वो देखते हैं अपन। 3 नियम कौन कौन से हैं। तो मैं फर्स्ट नियम की बात करूं, सबसे पहला नियम है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, स्थिरता का नियम, जिसको अपन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स भी कहते हैं इनको। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, इसको मैं लिखूं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी एंगल। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी एंगल्स, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। अब अपन बात करें इसमें, देखो नाम से पता चल रहा है कि अंतराफलक कोण क्रिस्टल है, और क्रिस्टल की एक निश्चित क्या होती है? ज्यामिति होती है, संरचना होती है। और उस ज्यामिति में अलग अलग फलक होते हैं। जैसे मान लो घनीय क्रिस्टल है, कोई क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल में 6 फलक होते हैं, 6 फेस होती है। इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत को टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 2 फलकों के मध्य कोण, 2 फेसेस के मध्य का जो कोण है, उसको कहते हैं अंतराफलक कोण। तो मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया कोई इस प्रकार की संरचना ले ली। जैसे मान लो पहले मैं एक वर्गीय संरचना ले लेता हूं, स्क्वायर क्रिस्टल। क्रिस्टल की संरचना कैसी है? स्क्वायर है, वर्गाकार है। तो इसमें एक फलक ये है, एक ही है, एक ही है, और ये टोटल 4 फलक होते हैं स्क्वायर में। ये तो 2D में दिख रहा है, रियल में एक स्क्वायर ऐसे वर्ग बना हुआ है इस प्रकार से। इसमें एक फलक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, टोटल 4 फलक हैं। और इन फलकों में 2 फेसेस, 2 फलकों के मध्य का कोण, ये वाला एंगल, इसको कहते हैं अंतराफलक एंगल, इंटरफेसियल एंगल। तो ये कहलाता है, ये जो कोण है इसको कहते हैं अंतराफलक कोण। अंतराफलक कोण, अंतराफलक कोण कहते हैं। और अंतराफलक कोण अगर विभिन्न प्रकार की ज्यामिति में भिन्नता हो सकती है, क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है, जियोमेट्री है, उसमें भिन्नता होगी। लेकिन यदि अगर अलग अलग क्रिस्टलों में अगर अंतराफलक कोण समान है, तो उसको कहते हैं अंतराफलक कोणों की स्थिरता, कॉन्स्टेंसी। एक तरह से मान फिक्स हो गया कि जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन है, उसमें 60 डिग्री होता है 2 फलकों के मध्य का कोण। उसकी आकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन फलकों के मध्य का कोण क्या होता है? समान होता है। जैसे मान लो मैं बात करूं कि दूसरा क्रिस्टल लिया मैंने, कि जैसे इस प्रकार का कोई क्रिस्टल लेता हूं मैं, ये हेक्सागोनल है, मतलब टोटल 6 फलक है, इसमें हेक्सागोनल है। और इसमें 2 फलकों के मध्य का कोण, ये वाला 120 डिग्री होता है। अगर सममित है तो ये फलकों के मध्य का कोण कितना आता है? 120 डिग्री आता है। अब इसकी ज्योमेट्री एक तो ये हो गई, और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा इस प्रकार से, तो
दोनों की आकृति देखो, शेप तो समान है, इसके भी 6 भुजा है, इसके भी 6 भुजा है, लेकिन इसकी ज्यामिति में क्या आ गई, भिन्नता आ गई। ज्यामिति इसकी अलग हो गई और इसकी अलग हो गई। अब इसमें भी ये दो फलक है, इनके मध्य का कोण कितना है, ऐसे सभी फलकों के मध्य का कोण 120 डिग्री है। जैसे इसमें भी 120, ये भी 120, ऐसे सभी 120 डिग्री है। तो ज्यामिति ये अलग, ये अलग। इसमें भी 120 डिग्री अंतराफलक कोण, इसमें भी अंतराफलक कोण का मान 120 डिग्री प्राप्त हो रहा है। ऐसे मालूम मैं और अलग टाइप की ज्योमेट्री लिख रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई इस प्रकार का कंपाउंड है, ऐसे लिखा मैंने। इसमें भी ये इन फलकों के मध्य का कोण कितना आता है, 120 डिग्री आता है। तो वे क्रिस्टल जिनकी ज्यामिति में तो भिन्नता होती है, लेकिन अंतराफलक कोणों का मान समान प्राप्त होता है, उन क्रिस्टलों के लिए ये नियम दिया गया जिसको अपन कहते हैं अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कोरस्पोंडिंग स्टेट्स, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। मतलब दो फलकों के मध्य का कोण क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट नियम की अपन बात करें तो यह है सममित नियम, सममितता का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री जिसको अपन कहते हैं, सममितता का नियम जिसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को अपन अगर दो इक्वल पार्ट्स में अपन डिवाइड करें, अगर दो समान पार्ट्स प्राप्त हो तो वो क्या होते हैं, सममित होते हैं, दूसरे के समान इक्वल पार्ट्स में। तो उन क्रिस्टलों में लागू होता है। तो सेकंड नियम अपन बात करें, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री जिसको कहते हैं सममितता का नियम, सममितता का नियम, सममितता का नियम। देखिए सममितता का नियम में क्या है कि अलग अलग सममिति हो सकती है। जैसे मान लो कि अगर कोई दो बराबर भागों में बट रहा है तो वो हो गया प्लेन, एक तल से अपन ने काटा उसको और दो बराबर भाग हो रहे हैं तो उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री सममित तल होता है उसमें। अगर कोई अक्ष से दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर से अगर सभी भाग समान आ रहे हैं तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सममितता का नियम में 3 प्रकार की अपन सिमेट्री की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल जिसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल होता है। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो मैंने ऐसा कोई कंपाउंड बनाया जिसकी क्रिस्टल संरचना इस प्रकार की है, इस प्रकार का कोई कंपाउंड है जिसकी क्रिस्टल संरचना है। अब जो ये कंपाउंड है, इस प्रकार का कंपाउंड है, इस कंपाउंड को यदि इस प्रकार से अपन दो बराबर भागों में काटे, ऐसे प्लेन लगाए तो दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, दो बराबर भाग बन जाते हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, प्लेन प्रेजेंट है, तल होता है इसमें। दो बराबर भागों में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दो बराबर भागों में बट रहा है, तो इसके अंदर तल उपस्थित है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। ऐसे मान लो अपन ने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया कि ये कोई क्रिस्टल संरचना इस टाइप की है, इस टाइप की कोई क्रिस्टल संरचना है, जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाई, इस टाइप की क्रिस्टल संरचना है, इस टाइप की। अब देखो ऐसे काटेंगे अपन तो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। अगर इसको इस प्रकार से अपन ऐसा प्लेन लगाए, एक तरह से हॉरिजॉन्टल तल लगाए, ऐसा क्षैतिज तल, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्लेन। और अगर इस प्रकार का प्लेन लगता है उसको कहते हैं क्षैतिज तल, ये तो हो गया वर्टिकल प्लेन और ये है क्षैतिज तल। तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, तो सममित तल पाया जाता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का सीधा सा अर्थ यही होता है कि क्रिस्टल को दो बराबर इक्विवेलेंट पार्ट्स में तो अपन एक प्लेन से काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको, तो दोनों पार्ट क्या हो, एकदम समान होने चाहिए। तो ऐसे क्रिस्टल कहलाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल। जैसे मान लो और एग्जांपल लिखूं मैं, कोई ऐसा एक एग्जांपल लिखता हूं। अपन घन की बात करें, क्योंकि घन क्या होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है आमने सामने की। तो ये मैंने कोई घन लिया, क्यूब ले लिया, ऐसा घन है, ये कोई घन है,
अब इस घन में ये कोई घन पड़ा है, अगर इसको मैं ऐसे प्लेन लगाऊं इसमें, तो ये दो बराबर इक्विवेलेंट पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यदि घन को अपन ऐसे काटे तो ये दो बराबर भागों में समान पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो घन में भी सममित तल पाए जाते हैं। अब घन में कितने होते हैं, खूब सारे हो सकते हैं। अपन ऐसे काटें तो भी हो सकता है, अपन ऐसे डिवाइड करें तो भी हो सकता है, या अपन इस प्रकार से काटें ऐसे कोनों से होते हुए तो भी प्लेन प्रेजेंट है। तो घन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो जैसे मान लो अगर अपन इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं यहां से लेकर के ऐसे, तो ये प्लेन लगा रहे हैं ऐसे दो बराबर भागों में। अपन ने क्या कर दिया, घन को तोड़ दिया, काट दिया, अपन इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जिनमें सममित तल होता है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो ये तो बात हुई प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अब अपन बात करें एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अक्षस समीता, एक निश्चित अक्ष, दूसरी कहलाती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को एक निश्चित अक्ष से, जैसे मान लो ये मैंने कोई अक्ष ली, ये अक्ष गुजर रही है, और अक्ष से अपन टोटल रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री घूम सकते हैं। अक्ष से अपन ऐसे रोटेट करवाएं तो वापस वहां आ जाएंगे घूम करके, तो टोटल एंगल कितना हो गया, एक अक्ष के चारों तरफ का 360 डिग्री हो गया। अब कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड अपन उसको एक निश्चित एंगल से रोटेट करें, अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दो इक्वल पार्ट्स जैसी संरचना पहले थी, आफ्टर द रोटेशन, घूर्णन के बाद अगर वैसी ही संरचना प्राप्त हो रही है, तो वो उसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री में भी जैसे मान लो 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को घुमाया 180 डिग्री, ऐसे जैसे 180 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री से रोटेट किया इसे, तो पहले जैसी संरचना थी मॉलिक्यूल की, बाद में भी वैसी ही संरचना प्राप्त होती है, तो वो कहलाती है C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी अलग अलग प्रकार की हो गई। अगर 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो C2, अगर अपन बात करें 120 से रोटेट करें तो C3, तो ऐसे अलग अलग एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने लिखा H2O मॉलिक्यूल, और H2O मॉलिक्यूल की आकृति हम जानते हैं कि वी शेप होती है। ये H2O अणु है जिसके पास दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं ऑक्सीजन के पास। अब यदि इस H2O मॉलिक्यूल को मैं यहां से इसमें एक्स रखता हूं, इस प्रकार से इससे एक्स गुजरी, ये कोई एक्स है, एक्सेस ली, ये H2O मॉलिक्यूल ऐसे वी शेप, और इसके केंद्र से होते हुए, मॉलिक्यूल के सेंटर से होते हुए अपन क्या ले लेते हैं, अक्ष ले लेते हैं, ये अक्ष होगी। अब इस को अपन ने इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट किया 180 डिग्री से, तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो जैसे ही 180 डिग्री से रोटेट करेंगे अपन इस मॉलिक्यूल को, रोटेट किया, रोटेट बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। तो जैसी संरचना पहले थी वैसी ही संरचना बाद में अपन को प्राप्त होती है। तो दोनों संरचनाएं आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, समान संरचनाएं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के कंपाउंड जिनको 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद पूर्व वाली संरचना जैसी संरचना प्राप्त होती है, या अपने कहें आइडेंटिकल एक तरह से संरचना प्राप्त होती है, तो वो कहलाती है C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसको कहते हैं C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये कहलाती है C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही मान लो अपन ने कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, ये तो H2O मॉलिक्यूल लिया, अगर अपन ने अमोनिया मॉलिक्यूल ले हुए हैं NH3 मॉलिक्यूल, और अमोनिया मॉलिक्यूल क्या करती है अपन जानते हैं कैसी होती है, sp3 संकरण है, तो पिरामिड आकृति होती है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। इस प्रकार की संरचना होती है अमोनिया की। अब इस अमोनिया में अक्ष कैसे रखें अपन कि इसके केंद्र से, मॉलिक्यूल के केंद्र से गुजर के जाए। तो जैसे मान लो ये यहां से मैंने अक्ष डाली, तो ये अक्ष इस प्रकार से गुजर के चली गई, तो ये हो गई अक्ष, एक्सेस हो गई। अब इस अक्ष से ऐसे मॉलिक्यूल अमोनिया अणु है, इस प्रकार से अपन बात करें, ये अमोनिया अणु और ये इसकी अक्ष है।
अब इस अमोनिया अणु को यदि, क्योंकि ये 2D में बनाया है अपन ने, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये एक ही तल में है, जबकि अमोनिया अणु अपन जानते हैं इसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिड होती है। एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ऐसे पिरामिड बनता है एक तरह से, 3 बॉन्ड इस प्रकार पिरामिड का निर्माण करते हैं। अब इस पिरामिड में, इसकी आकृति में यदि इसको अपन 120 डिग्री से रोटेट करवाएंगे, कितने डिग्री से, 120 डिग्री से, तो पहले वाली जैसी आइडेंटिकल संरचना प्राप्त, पहले वाली जैसी संरचना प्राप्त होती है। इसका मतलब अमोनिया में C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर? तो ये तो बात हुई एक्सेस ऑफ सिमेट्री की। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।